सारा हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग और सारा रिकॉर्ड रखना मेरा काम था। और वहाँ पर एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा था। सब लोग थोड़ा बहुत क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन था, लेकिन उसमें इंसान निराश नहीं हो सकता। बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइजेशन थी। कभी भी फैमिली प्रॉब्लम भी कोई आती थी तो हम लोग बैठ के प्रेयर करते थे। हमारे साथ साउथ की लेडीज़ भी थी और सब थे, बॉयज़ और मैन भी थे। सब लोग बहुत हम लोगों से कंसर्न रखते थे। इतना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन था कि मतलब ऐसा नहीं था कि अगर किसी को थोड़ा सा भी पता चल जाए कि इसकी कोई फैमिली प्रॉब्लम है। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, एक होता है कि एक स्त्री का विवाह हो जाए और उसके पास उसके बच्चे ना हो। पेरेंट्स क्या है, इन लॉज जो होते हैं वो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि अरे बच्चे, इसके अभी कोई बेबी नहीं हुआ, 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, ऐसे कंटिन्यूशन चलता रहा, 5 साल हो गए। तो पेरेंट्स क्या सोचते हैं, इन लॉज क्या सोचते हैं, अरे भाई हमारा तो एक ही बेटा है, यही हमारा। वैसे 2 बेटे थे, 2-3 बेटे थे, लेकिन वह कि जो मेरे हस्बैंड थे वो उनके लिए खास थे। उन्होंने भी उनको खुदा से ही मांगा था। तो मेरी लाइफ में भी ये आया, मैं कि अब बताओ, देखो मेरे शादी भी हो गई, अब ये क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई मेडिकली आई वाज फिट, लेकिन फिर भी क्यों नहीं मेरे को बेबी कंसीव नहीं हो रहा है, सब लोग टेंशन में थे। लेकिन मैं ये आज आपको एक अपनी गवाही देना चाहती हूँ कि इंसान के हाथ में कुछ नहीं होता, ईश्वर के हाथ में है। और मैंने अपने प्रभु से मांगा, मैंने प्रार्थना की, फास्टिंग प्रेयर किया, मैं मतलब 4 उपवास रखे 1 महीने में। और परमेश्वर ने मुझे उसी महीने में बेबी दी, बेटी दी मुझे। तो मैं इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। मैं उसके साथ साथ मैंने अपनी लाइफ में जो काम किया, हमेशा मेरा यही उद्देश्य रहता था कि मैं अपनी गवाही लोगों को दूँ, बताऊँ। और मेरा अच्छा व्यवहार सबके साथ रहता था और अच्छा सब कुछ रहा। हमारे जो लॉज थे वो भी बहुत ही खुश हुए इस बात को लेकर के, और उन्होंने बेटी को भी बहुत प्यार दिया। और उसके बाद में फिर हमारे पास बेटा आया। कहने का मतलब है कि ईश्वर सबसे बड़ी पावर है, वो तो आप सब जानते हैं। जो अपने अपने तरीके से लोग मांगते हैं, तो हमने भी मांगा था तो हमें मिला था। जब मैं ये सब चीज़ें कर रही थी और उसके साथ साथ मैंने अपनी लाइफ को जिया, उसके बाद में अभी जब हम लोगों ने बिल्कुल से, उसके बाद मैंने वर्ल्ड विजन ऑफ इंडिया ज्वाइन किया। वहाँ पर मैं फील्ड में काम करती थी। फील्ड मतलब जो महिला ग्रुप बनाना, जा करके स्लम एरियाज के अंदर वहाँ जाके काम करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, लोगों से बातचीत करना। और वो काम ऐसा था कि मिलिट्री रिटायर्ड लोगों के साथ काम करने का अवसर मिला, कर्नल, जनरल। तो उन्होंने हमें बताया कि किस प्रकार से काम करना है। जा कर के वहाँ पे हम लोग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते थे, महिला दिवस मनाते थे, लोग बहुत खुश होते थे क्योंकि उस एरिया में काम नहीं होता था कोई भी। उनकी जो ज़रूरतें होती थी उनसे जाके पूछते थे, आपको यहाँ पे क्या चाहिए। एजुकेशन के लिए लोगों के पास स्कूल नहीं थे, वहाँ पर हम लोगों ने बच्चों के लिए एक टीचर नियुक्त कर देते थे। वहीं का कोई जैसे एजुकेटेड बंदा है, कोई लड़का है या लड़की है, तो पढ़े लिखे, उनके पास जॉब नहीं है, तो उनको हम काम दे देते थे। उसके साथ में और भी लेडीज़ के साथ में हम लोगों ने ग्रुप बना लिया, महिला ग्रुप बनाया, तो उसमें लेडीज़ को वर्क दे दिया कि नीटिंग का काम दे दिया उनको कि आप नीटिंग वर्क करिए, इस प्रकार से। और जो सिलाई जानती थी और दूसरी सिलाई जानती थी तो सिलाई के काम दे दिए। इस प्रकार से हमने अपनी लाइफ को अच्छे से मतलब जिया, लोगों के बीच में जा कर के। फील्ड में जाके काम करना आसान नहीं है, कई बार हमें कई चीज़ें झेलनी पड़ती हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम अपना उनको मोटिवेट भी करते थे कि आप निराश मत होइए, ईश्वर पे भरोसा रखिए। तो लोग सोचते थे कि ये धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, तो मैं कहती थी ऐसे कुछ नहीं, हम तो उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि आप निराश मत होइए, आप देखिए काम करिए, आपको हम काम दे रहे हैं, आप काम करेंगे तो आपके जीवन में आगे बढ़ेंगे। एजुकेशन भी उनको देते थे, वहाँ पे टीचर नियुक्त कर दी। जैसे आप कोई वहाँ की लड़कियाँ पढ़ी लिखी होती थी या बॉयज़ पढ़े लिखे होते थे, उनके पास जॉब नहीं है, तो हम उनको देख लेते थे। हमारे जो मैनेजर होते थे उनको सेलेक्ट करके और उनको काम दे देते थे, साथ में हमारी संस्था उनको पेमेंट कर देती थी। इस प्रकार से हमने अपना फील्ड वर्क किया। लेकिन इसके बाद में कई साल ऐसे चलता रहा, करते रहे काम थोड़ा सा अपनी लाइफ में, कभी इधर कर कभी उधर कर। इसके बाद में अपने घर पे बैठे घर का काम भी देखना है, बच्चों को देखना, वो भी बहुत बड़ी ज़रूरी जिम्मेदारी है। बच्चा छोटा होता है तो बढ़ जाता है, लेकिन
जब बच्चे स्कूल जाने लगते हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा नज़र रखनी पड़ती है। उसके लिए फिर हमने अपना काम छोड़ दिया, जॉब छोड़ दी और फिर बच्चों पे पूरा कॉन्सेंट्रेट किया। जब पता चला हस्बैंड चले गए थे यूएसए, एक दो बार वो यूएसए घूमने चले गए, तो बच्चे ने पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दी। बेटा था हमारा जो, वो थोड़ा डिसोबे करने लगते हैं लाड़ में, भी दादी का लाड़ है, दादा का लाड़ है, तो फिर मम्मी ने बता दिया कि बेटा ये पढ़ाई नहीं कर रहा है। तो वो आ गए, इंडिया वापस आ गए कि भाई ये पढ़ेगा नहीं तो फिर कैसे होगा, हमारी पढ़ाई भी खराब हो जाएगी। फिर उसको डर के मारे फिर उस पर ज़्यादा ध्यान देना, उसको स्कूल ले जाना छोड़ना करना। आज वो पढ़ लिख कर नर्सिंग ट्रेनिंग करके बीएससी नर्स है वो भी, बेटी ने भी हमारी बीएससी नर्स किया है। तो बच्चे बच्चे अपने ठिकान पे हैं, यानी कि वो लोग अपने पे काम पर हैं और इंडिया से बाहर हैं वो लोग। तो ये परमेश्वर की कृपा हम पर हुई। तो अब हम लोग भी सोचते हैं कि हम जा करके हमने जो कुछ काम किया, मेरे हस्बैंड भी डिसैपरेशन सेंटर में काम करते थे, उनका भी काम बहुत अच्छा था। वो एक उनके अंदर वो लगन थी कि वो खाली एक ही काम को नहीं करते थे, वो सबको ध्यान रखते थे कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। क्योंकि डायरेक्टर जो थे कि उन पे ज़्यादा विश्वास करते कि तो एक इंसान ग्रास रूट से उठ करके बढ़ता है तो उसको सारी इंफॉर्मेशन होती है कि कहाँ पे क्या स्टैंड करना है। तो मेरे हस्बैंड थे वो जो बहुत अच्छा काम करते थे, सबका ध्यान रखते थे, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है कहाँ पे, तो वो डायरेक्टर को बता देते थे। इस प्रकार से उनका भी लाइफ हम लोगों को अच्छा, मतलब एक ऑफिस में काम करके हमें बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन अब जब एज हो गई तो हमने भी अपने काम को छोड़ा, बच्चों पे ज़्यादा ध्यान देने लगे। तो इसके बाद में अब हम देखते हैं कि खाली बैठे हैं, तो हम इस यहाँ पर हम आए, जब स्मार्ट वैल्यू में जुड़े हैं, तो ये काम बहुत ही अच्छा है। इस काम को यदि हम बढ़ाएं तो हम और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं अभी ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मुझे घर का काम भी देखना पड़ता है और बाहर निकलने का मेरे साथ ऐसा पार्टनर नहीं होता जिसको मैं कॉल करूँ। हालांकि नीतू मैडम ने कई बार मुझे बोला भी अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे बताओ, तो मैं थोड़ा सा लेजीनेस मेरे अंदर आ गई थोड़ा सा। मैं भी अब सोचती हूँ कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगी। बैठे बैठे अब कहने के मतलब है कि उम्र के हिसाब से तो ज़्यादा काम नहीं होता है ना, घर का काम भी करो फिर उसके बाद टायरिंग हो जाता है इतना कि दिल नहीं करता कुछ करने का। लेकिन फिर भी मैं सोचती हूँ कि जब यहाँ मैं आई हूँ तो मैंने देखा कि लोगों में कितनी जागृति है, तो मैं भी सोचती हूँ कि इस काम में आगे कोशिश करूँगी मैं कि मैं अपने आप को अपना सहयोग करूँगी। थैंक यू। मैडम ने बताया कि एक बच्चे बाहर हैं ना, और पता नहीं आपको मालूम है नहीं मालूम, मैडम के दोनों बच्चे शायद न्यूजीलैंड में है ना, इंग्लैंड में, दोनों बच्चे इंग्लैंड में हैं। और अभी मैडम ने बताया था कि सर जो है वो यूएसए में काम करते थे। यूएसए बोले तो आलो, यूएसए बोले तो अमेरिका। कहाँ? अमेरिका में जॉब करते थे पहले। कहाँ करते थे? अमेरिका में। और बच्चे दोनों कहाँ हैं? इंग्लैंड में हैं। और मैम जो है अभी स्वीट 16 की हुई हैं। अभी परसों नरसों बता रही थी कि अभी 16 साल की मैं हो गई हूँ और 17-18 में लगने वाली हूँ। अच्छा, 60 की हो गई है। तो मैडम बता रही थी कि थोड़ा सा सेहत की प्रॉब्लम रहती है ना। और मैडम जवान है, कहाँ से? दिमाग से। आदमी बूढ़ा कहाँ से होता है? मैं अभी एक रेडियो इंटरव्यू सुन रहा था ऋषि कपूर का, आपने पता नहीं फिल्म स्टार सुना हो ऋषि कपूर का नाम? तो वो जब मरने वाले थे उससे शायद 6 महीने पहले का वो इंटरव्यू था। और उनको लास्ट टाइम में पता लग गया था ऋषि कपूर को कि उनको कैंसर हो गया, बहुत कम समय बचा है। तो जब वो 59 के थे तो उनसे जो रेडियो पे जो इंटरव्यू ले रहा था उसने क्या पूछा कि अरे सर आपकी उम्र कितनी हो गई? तो बोलने लगे कि अभी तो मैं 17-18 का हूँ। तो बोले नहीं सर, आपका जो मैम बता रही थी कि आप तो 59 के हो गए। तो बोलने लगे कि एज इज जस्ट लाइक ए नंबर, एज इज जस्ट लाइक ए नंबर, कि मैं 59 साल पर मैं कैसा बिहेव करता हूँ, 16 साल का बिहेव करता हूँ कि 17 साल का बिहेव करता हूँ कि 18 साल का बिहेव करता हूँ, या मैं 60 साल का ही बिहेव करता हूँ। आपने देखा होगा जो स्मार्ट वैल्यू है, यहाँ पर छोटे बच्चे भी काम कर रहे हैं, बड़े भी काम कर रहे हैं और बहुत बड़े भी काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल लोग भी काम कर रहे हैं, नॉन प्रोफेशनल लोग भी काम कर रहे हैं। और सिर्फ एक ही मिशन है कि लोगों को अवेयर करना। किस बारे में अवेयर करना? एजुकेशन के बारे में, पढ़ाई के बारे में, एजुकेशन के साथ साथ हेल्थ के बारे में, उसके अलावा उसके बारे में इनकम के बारे में,
उसके अलावा पर्सनल केयर, इसके बारे में, उसके अलावा ब्यूटी प्रोडक्ट्स आए नहीं। तो यानी कि कहीं ना कहीं समाज का कौन सा ऐसा हिस्सा है जिसको हम छोड़ देते हैं, हम सभी को टच कर रहे हैं। और अभी जितनी भी ग्रेट पर्सनालिटी से आप लोग मिले, तो ये सब वो लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जिया है या नहीं? और जीने के बाद जो है आज क्या कर रहे हैं, वो निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि किस चीज़ को क्या करना चाहिए। तो हमें आप लोगों से बहुत सारी इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। और मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, लाइफ बहुत छोटी है, तो जो करना है वो क्या करना है, आज ही करना है। कई बार हम क्या सोचते हैं कि आने वाले समय में हम डिसीजन लेंगे और फिर करेंगे। मेरा हिसाब से आज ही करना है और बढ़िया करना है। और मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, नया साल शुरू हो गया है। क्या हो गया? नया साल किसके लिए? बिजनेसमैन के लिए। किसके लिए? अप्रैल आता है तो आप जानते हैं नया साल शुरू हो जाता है। वैसे बाकी लोगों के लिए तो जनवरी में शुरू होता है, पर बिजनेसमैन के लिए कब शुरू होता है? अप्रैल शुरू हो गया है। तो अब अप्रैल शुरू हो गया है तो क्या करना है, एक नए तरीके से, नए जोश के साथ, नई एनर्जी के साथ हमें नए साल पे काम करना है। और मैं थैंक्स करना चाहूँगा बेग सर का, मैम का, सर का, जिन्होंने अपना बहुमूल्य टाइम दिया। और सबसे ज़्यादा जो थैंक्स है वो किसको है, हमारे कंपनी से जो सर आए, नितिन सर, और नितिन सर ने अपना कीमती समय निकाला। और सबसे ज़्यादा लास्ट में जो मैं थैंक्स करना चाहूँगा वो किसका करना चाहूँगा, नीतू मैडम का। तो मैं चाहूँगा एक बार नीतू आ जाए और एक बार और मैं चाहूँगा कि गुरप्रीत भी आ जाए, जिन्होंने आज बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करा सब कुछ। आ जाए, उन्होंने आज अभी देख रहे हैं सुबह से मेहनत कर रहे हैं, खूब भागा दौड़ी कर रहे हैं। और रोशनी आ जाए, वो भी लगी हुई है सुबह से, है ना। तो और अभी इसके बाद जो है, अभी मैं बताऊंगा आपको, अभी अभी रह गए थे, हाँ अभी जाना ना। तो अभी जो है कहीं ना कहीं ये वो पिलर्स हैं जिनकी वजह से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो पाया। तो मैं चाहूँगा इन सबको ग्रेट ग्रेट थैंक्स। और हमारे बीच में फिर से नितिन सर कुछ थोड़ा सा समय लेंगे। और आपको जैसा दिख ही रहा होगा, ये आज जो पीछे बैनर लगा हुआ है, ये बैनर पे क्या लिखा हुआ है? कोई प्लास्टिक क्या होती है, कोई बताएगा? कोई प्लास्टिक क्या होती है? देखा भी होगा आपने, हम जरा सी सब्जी लेते हैं तो वो हमें क्या दे देता है, एक अंडा भी लेते हैं तो वो किस में डाल के देता है। और उससे हमारा जो एनवायरनमेंट है वो क्या हो रहा है, खराब हो रहा है। तो आज इसी के लिए हम बात करेंगे। तो थोड़ा सा समय नितिन सर जरूर लेंगे। और मैं चाहूँगा कि थैंक यू ऑल। और लास्ट में फिर से थोड़ा सा समय और लेंगे, उसके बाद हम आज हम बात करेंगे जिसमें प्लास्टिक अवेयरनेस है। तो एक बार नितिन सर दोबारा से आ जाएंगे, एक बार जोरदार तालियां नितिन सर। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि आज हम लोग का जो मेन मकसद है वो यहाँ पर आने का है कि आपकी जो प्लास्टिक्स हैं उसको स्टॉप करने का। कंपनी हर मंथ कुछ ना कुछ CSR एक्टिविटीज़ करती रहती है। CSR एक्टिविटीज़ इन द सेंस कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो कॉर्पोरेट, देखिए पर्सनल लेवल पे तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही है। कॉर्पोरेट भी क्या होती है कि अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाती हैं, लाइक जैसे कि ट्री प्लांटेशन हो गया, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ हो गया, आपका नो प्लास्टिक हो गया, हेलमेट अवेयरनेस हो गया, या जो लाइक जो अनाथालय होते हैं जहाँ छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनका फूडिंग का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ऐसी कई सारी CSR एक्टिविटीज़ कॉर्पोरेट के थ्रू होती रहती हैं, मंथली होती रहती हैं, महीने में 2-2 बार होती रहती है, 3-3 बार होती रहती है, ऑल ओवर इंडिया पे जहाँ पर हमारी ब्रांचेस हैं, जहाँ पर हमारे रिमार्ट्स हैं स्मार्ट वैल्यू के। तो वैसे ही आज सर डॉक्टर विपिन सर के थ्रू और वेद सर के थ्रू काफ़ी इन लोगों के कोऑर्डिनेशन के थ्रू आज हम लोग एक CSR एक्टिविटीज़ करने जा रहे हैं जो हेलमेट अवेयरनेस के रिगार्डिंग होगी और साथ ही साथ जो होगी हमारी नो प्लास्टिक के रिगार्डिंग होगी। देखिए आप लोग जब एक छोटी सी कुछ चीज़ सब्जी लेने भी जाते हैं ना, तो एक प्लास्टिक पॉली बैग्स आपको एक जो आपका दुकानदार होता है वो आपको देता है। तो वो होती तो बहुत सस्ती है, लेकिन जो हमारी आप देखेंगे तो इन फ्यूचर जनरेशन के लिए वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है। हम 1-2 रुपये की जो लाइक कह सकते हैं जो पॉली बैग्स होते हैं वो परचेस करते हैं, लेकिन इन फ्यूचर उसका बहुत ज़्यादा वो स्पॉइल होने में इतना टाइम ले लेती है, उस कई सालों तक का स्पॉइल नहीं होती है। एक पॉली बैग, पॉली की जो आपकी प्लास्टिक की बॉटल्स आती हैं, कभी भी ध्यान रखिए जो प्लास्टिक की बोतल से पानी पीते हैं ना, तो उसको यूं मत फेंकिए।
आपने पिया और फेंक दिया, उसकी जो कैप्स होती है ना, कैप्स को उसके बॉटल के अंदर डाल लें और उस प्लास्टिक की बॉटल को पूरी अच्छी तरह से मोड़ लें, फोल्ड कर लें, जिससे इन फ्यूचर जो है प्लास्टिक की बोतल ना दोबारा उसको यूज न किया सके। कई बार क्या होता है, जैसे हम लोग ने बॉटल्स यूज करी है, फेंक दी, ढक्कन उसका कैप लगा के फेंक दी, तो क्या होता है कि जो आप देखते होंगे जो गार्बेज पर्सन्स होते हैं, जो गार्बेज होते हैं आपके घर गलियों में सब लोग आते हैं, हर जगह आते हैं, वो क्या करते हैं उस प्लास्टिक की बोतल को लेके कंपनी से प्रोवाइड करते हैं, वहां उनका वो अपना मार्जिन निकाल लेते हैं। लेकिन वही कंपनी उसको दोबारा उसमें पानी फिल्टर करके पानी भर के वही हम लोग को भी डिस्ट्रीब्यूट करती है। वो उसमें सबसे अच्छा उसका सॉल्यूशन ये है कि जो प्लास्टिक की बोतल्स है उसको दोबारा यूज ना किया जाए, क्या उससे बचा जा सके, तो उसके जो कैप्स है उसको उसके अंदर हमेशा डालिए। कभी भी ध्यान के आपको अपने जो आपकी फैमिली है, आपके नेबर्स हैं, आपके दोस्त हैं, ब्रदर सिस्टर जो भी हैं, उनसे बोलिए कभी भी आप पानी पीते हैं तो उसको प्लास्टिक की बोतल को ऐसे ना फेंकें, कहीं पर मतलब जस्ट उसको प्रॉपर ढंग से फोल्ड करके डस्टबिन में डालें। और साथ ही साथ कोई जो प्लास्टिक की जो बैग्स है, आप देखिए अगर जहाँ जहाँ आपको लगता है ना यार कि ये मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, एक कोई बैग है आपका कपड़े का बैग, आप सब्जी लेने आते हो, कपड़े का बैग आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो सिंपल आप लोग के कपड़े होते हैं, आप लोग जो यूज नहीं करते, छोटे हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, आपके ब्रदर सिस्टर नहीं है, वो कपड़े ऐसे ही रहते हैं घर पे, हर हर चाहे बड़ी फैमिली हो छोटी फैमिली हो, सबके वहाँ पर रहते हैं। अब कुछ नहीं, आपके जो फादर हैं, जो मदर हैं, जो मतलब लाइक पुरानी जनरेशन है, वो अच्छी से जानते हैं उस बैग उस कपड़े को कैसे यूज कर सकते हैं। उस कपड़े के तुलना आप बैग्स बना सकते हैं घर पे बैठे बैठे, आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट, उस पर कोई कॉस्टिंग नहीं लगनी है, कुछ पैसा नहीं, आपको एक सुई चाहिए, धागा चाहिए और एक सिलाई मशीन चाहिए, जिससे आप बहुत अच्छे अच्छे उन कपड़ों के बैग बना सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। आपकी कुछ आपको सब्जी कैरी करनी है, राशन पानी लेना है, कोई भी चीज आपको बाजार से लेनी है, चाहे एक सुई से लेकर हवाई जहाज तक कुछ भी आपको परचेस करना है, जो आपके डेली यूज की चीजें हैं, उसमें आप बैग्स को यूज कर सकते हैं, जो आपके और आने वाली जो जनरेशन है ना उसके लिए बहुत अच्छी रहेगी। उससे आपकी बॉडी को जो बीमारियां लगती हैं ये हो जाता है प्लास्टिक के, आप देखो कहीं पर जो आपने कभी गौर करा होगा, जो गायियाँ यहाँ पर मैं देखता हूँ, जैसे पहाड़ों में, तो हम लोग मैं बिलोंग करता हूँ हिल्स एरिया में, वहाँ पर गाय, क्योंकि वहाँ प्लास्टिक का इतना पॉल्यूशन है नहीं, तभी वहाँ पर लोग घूमने भी जाते हैं। मैं यहाँ पर ऑब्जर्व किया है कई जगह पे जो गाय होती है उनको खुला छोड़ दिया जाता है। अब वो क्या होता है कि जो हमने प्लास्टिक फेंका है ना कूड़े में, वो कूड़ा तो ठीक है, आपने रोटी दी या सब्जी दी, हर घर में बनती है, गाय के लिए रोटी सब्जी बनती है, डेली बेस पे बनती है, वो उसको तो खाती है, लेकिन क्या करती है ना उसके साथ साथ जो आसपास किसी और ने जो पॉलीथीन फेंकी है वो उसको भी खा जाती है। आपने कई लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, गाय होगी, भैंस होगी, जो भी आपके जानवर होते हैं वो उसको भी खाते हैं, तो उसके लिए बहुत हार्म, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। उसी का मिल्क यूज कर रहे हैं डेली लाइफ में, इसको यूज कर रहे हैं, वो गाय थोड़ी देर के लिए छोड़ दी फिर उसको बांध दिया, वो इस मिल्क जो आप यूज कर रहे हैं वो भी बहुत खराब होता है। तो इसलिए मैं बोलना चाहूंगा आपको, तो हम्बल रिक्वेस्ट है कि कभी अपने आस पड़ोस सभी जगह जागरूक रहिए कि प्लास्टिक को बिल्कुल यूज ना, कम से कम नहीं, बिल्कुल 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 यूज ना करें। और साथ ही साथ जब भी आप कहीं पर जाते हैं, आप, मैं एक चीज ऑब्जर्व करूंगा, आप थोड़ा हंसेंगे, लेकिन आप कभी भी जाएं तो आप पुलिस वालों को देखकर डरने लगते हैं, भाग जाते हैं, क्योंकि आप लोगों ने हेलमेट नहीं पहना होता है या बेल्ट नहीं लगाई होती। देखिए गॉड जो होता है ना, भगवान, वो जब इस धरती में किसी को भेजता है ना, तो वो हमारी सेफ्टी के लिए भेजता है। भगवान हर जगह नहीं बोलते कि हमारे फैमिली के लिए, पर्सनल लाइफ के लिए माँ बापों को भेजता है हमारी केयर करने के लिए, ठीक है। बाहर जो है जैसे पुलिस हो गई, डिफेंस हो गई, इन लोगों को भेजता है कि हम देखिए आज जो भी है ना इस चार दीवारी में, इस एक बाउंड्री पे जो सेफ बैठे हैं, पुलिस वालों की तरफ से है, डिफेंस वालों की तरफ से जो हम लोग बैठे, क्योंकि वो लोग बॉर्डर्स में हमारी सेफ्टी के लिए, सब लोग जो हमारी सेफ्टी के लिए इधर उधर घूमते हैं, तो हमारा भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, कर्तव्य है कि यार लाइक कि हमारी भी जो बैग्स है, जो हमारी, इसको हम कम यूज ही ना करें, हमारी भी एक जागरूकता होनी चाहिए, हमारी भी एक इन्वायरमेंट के लिए हमारे भी एक एक भागीदारी, एक हिस्सेदारी होनी चाहिए कि कम से कम उसको प्लास्टिक को यूज ना करें, हेलमेट पहन के जाएं, सीट बेल्ट लगाएं। वो देखिए वो एंड ऑफ द डे वो अपने फायदे के लिए, कि हमारी और हमारी फायदे के लिए आपको बोलते हैं कि आप हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, क्योंकि आपका कहीं ना आपका कोई ना कोई फैमिली मेंबर आपका इंतजार कर रहा होता है। आपको अपने फैमिली मेंबर के लिए उतनी आपको पता नहीं, क्योंकि आप अभी छोटे हैं, लेकिन जब आप लाइक एक फादर मदर बन जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका जब बच्चा बाहर जाता है ना, तो वो कितना लाइक डरते हैं कि यार कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, कोई कैसे दिक्कत ना हो जाए, क्योंकि क्या होता है कि कुछ एज ये होती है ना, लाइक 25-26 की एज की जो एज होती है, लोग जो खून होता है ना बहुत गर्म होता है बोलते हैं, उसमें लड़के लाइक ये बिना हेलमेट के बाइक चलाते हैं, वो चलाते हैं बिना सीट बेल्ट के, कि बाइक चलाते हैं,
तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रॉपर ढंग से। अब देखिए पुलिस वाले होते हैं, आपको कोई आपके कोई दुश्मन नहीं होते, वो आपके एक फ्रेंड होते हैं, आपके बड़े भाई होते हैं, जो आपको रोक के आपको बताते हैं कि आप हेलमेट पहनिए। आपकी आपकी सेफ्टी के लिए वो आपको लाइक जागरूक करते हैं कि आप बताइए ये हेलमेट पहनिए, कोई आपको दिक्कत ना हो जाए, कहीं प्रॉब्लम। क्योंकि दिल्ली एनसीआर जैसी जगह है, कहीं 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 काफ़ी एक्सीडेंट्स होते हैं। उससे क्या होता है कि आपकी फैमिली को परेशानी होगी, आपके जो भी ब्रदर सिस्टर, जो भी आपकी फैमिली, वाइफ है, बच्चे हैं, सब लोगों को परेशानी होगी। तो इस परेशानी से बचाने के लिए भगवान ने कहीं जो है उन लोगों को यहाँ पर उस ड्रेसअप में भेजा हुआ है, उस एरिया में भेजा हुआ है काम करने के लिए। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग से, एक तो प्लीज़ कभी भी अपने प्लास्टिक बैग को आगे यूज़ ना करें, कपड़े को बैग को यूज़ करें। घर में जो कपड़े होते हैं उनसे आप कपड़े बनाइए, उसके बैग को यूज़ करें। और साथ ही साथ प्लीज़ कभी भी आप गाड़ी चलाएं, सबसे पहले तो एक बाइक में 2 से ज़्यादा लोग ना बैठें, और दोनों बैठते हैं तो प्लीज़ चाहे वो मेल हो या फीमेल्स हो, हेलमेट जरूर लगाएं और प्रॉपर ढंग से लगाएं। हेलमेट भी आप लोकल मत खरीदिए। देखिए जहाँ आपकी लाइफ से ज़्यादा कोई कॉस्टली चीज़ नहीं है। हेलमेट आप पहनते हो, मैं देखता हूँ कि यार कोई आपने 200-250 रुपये का हेलमेट खरीद लिया, उसमें ICAI मार्क नहीं है। ICAI मार्क भी होता है जो गवर्नमेंट से ऑथराइज होता है। अभी कभी भी ध्यान ना, एक कोई भी आप प्रोडक्ट लेते हो ना, तो हेलमेट के पीछे एक ICAI मार्क होता है, जो हेलमेट का बैक एरिया होगा उसमें ICAI मार्क होता है। तो ऐसा हेलमेट लीजिए जो आपकी लाइफ को बचा सके, आपके सर को बचा, क्योंकि ये जो चोट होती है ना, ये चोट बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है, इससे पूरी बॉडी हेमरेज हो सकती है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हेलमेट पहनिए, बेल्ट पहनिए और प्रॉपर ढंग से आप जाइए और खुश रहिए और अपने टारगेट को आगे अपने अचीव करिए। जो भी आपका ईयर आया है, इस ईयर में जो भी आपके टारगेट्स हैं सभी लोगों के, और अपने बिल्कुल कम्युनिकेशन से, कोऑर्डिनेशन से बहुत अच्छा टीम वर्क करके दिखाइए। आई होप गुड लक टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर गिविंग अ नाइस टाइम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अभी हमारी कंपनी की तरफ से, क्योंकि जैसा भी सर ने बताया कि पुलिस हमारी कौन है, दुश्मन या दोस्त? तो हम चाहेंगे कि हमारे जो दोस्त पार्टनर हैं, यानी कि जो पुलिस पार्टनर है, तो हमें हमेशा हमारे को हमारी गलतियों के लिए बताते हैं, जान से कैसे सुरक्षित रहना है, हर चीज़ से। तो मैं चाहूँगा कि कंपनी की तरफ से, और चाहते हैं कि हम लोग उनका मान सम्मान करें। एक बार जोरदार तालियां भेज सकता। और आज से ये भी सोच रहे हैं कि जो पुलिस है वो कौन है? दोस्त है, बड़े भाई है। अभी हम पुलिस का नाम सुनते ही डर जाते हैं, वर्दी देखते ही क्या कर जाते हैं, तो डरना नहीं है। और मैं चाहूँगा कि सर, हाँ अजय, आप सारे अजय का अजय, मनोज सर अजय, प्लीज अजय, जल्दी जल्दी जल्दी। तो पुलिस सर का क्या करना है? वेलकम करना है, जोरदार तरीके से, जोरदार तालियों के साथ। और क्या करना है? सेफ्टी रखनी, हेलमेट जरूर पहनना है। और क्या करना है? हेलमेट पहनने के साथ साथ क्या करना है? बेल्ट लगानी है, सीट बेल्ट। जो गाड़ी में बैठता है वो सीट बेल्ट। और हेलमेट कौन सा खरीदना है? 100 रुपये वाला नहीं, कौन सा वाला? 150 रुपये वाला। सिर्फ यही तो बचाना है, बाकी क्या है? पर आपको पता है एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहले यही खुल जाता है। आपने देखा है कभी? ये खुल जाता है, और ये खुल गया तो सब खत्म है या नहीं? तो एक बार जोरदार तालियां बेन सर के लिए दोबारा से। और जो हमारे पास कंपनी की तरफ से कुछ छोटे से गिफ्ट्स हैं तो सर को देना चाहेंगे। और मैं चाहूँगा कि बेन सर हमारे लिए ऐसे ही काम करते रहे, किसी तरह दुश्मन की तरह आपको पकड़ के ले जाए, बल्कि क्या करें, जोरदार तालियां, जोरदार। एक बार एक सेकंड।